नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के बीजेपी पर पलटवार की, आतिशी के शपथ ग्रहण की, देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर दौरे को, नितिन गडकरी के बयान पर बीजेपी में मची हलचल को, जानेंगे बीजेपी से नीतीश की नाराजगी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर के तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने में विफल। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज, कहा मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं और पीएम करते हैं एक देश एक चुनाव की बात। कोलकाता में आज से काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर्स, जरूरी कामों पर रहेगा फोकस। काफी दिनों से हड़ताल पर चल रहे थे जूनियर डॉक्टर्स। चेन्नई टेस्ट में जीत के करीब पहुंचा भारत। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय बांग्लादेश के 158 रन पर गिरे 4 विकेट। अभी भी 357 रन पीछे है बांग्लादेश। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। राहुल ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, जिससे बीजेपी घिरती नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। यही नहीं, बीजेपी नेता खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की धमकी तक दी थी। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और अब राहुल गांधी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना वीडियो साझा किया और साथ ही बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणी को लेकर झूठ फैला रही है। मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके। हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है, क्योंकि वो सच्चाई बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बीजेपी को खरी खोटी सुनाई, साथ ही एक बार फिर अपनी बात दोहराई जो उन्होंने अमेरिका में कही थी। बता दें कि राहुल ने अमेरिका दौरे पर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए सिखों का जिक्र किया था, जिसे बीजेपी ने गलत तरह से पेश किया। हालांकि एसजीपीसी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया था, जिससे बीजेपी गिर गई थी और अब राहुल ने खुद सिख समुदाय से ही सवाल पूछ लिया है। यानी राहुल गांधी की निडरता बीजेपी पर भारी पड़ रही है। एक तरफ जहां राहुल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं दिल्ली से भी बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। आतिशी दिल्ली की नई सीएम बन गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की नई सरकार का गठन हो गया है। आप विधायक आतिशी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। आतिशी दिल्ली की 9वीं सीएम है, जबकि वो तीसरी महिला है जो दिल्ली की सीएम बनी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी के साथ 5 नेताओं को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई, जिनमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत का नाम शामिल है। इस कैबिनेट में एक नया चेहरा मुकेश अहलावत है, तो बाकी 4 नेता केजरीवाल के मजबूत पिलर बनकर उभरे हैं। जब केजरीवाल जेल में थे तो सभी ने उनकी गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया था और बीजेपी के मंसूबों पर सवाल उठाए थे। खबरों के मुताबिक आतिशी सरकार में मंत्रियों के विभागों में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पुराने मंत्रियों के पास मौजूद विभागों की जिम्मेदारी ही रहेगी, जिससे काम पहले की ही तरह हो। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आतिशी और मंत्री पद ग्रहण करने वाले सभी विधायकों ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में भी केजरीवाल शामिल हुए। 26-27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आतिशी को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा और 70 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में ये पड़ाव उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने बताया कि केजरीवाल 29 सितंबर से जनसंपर्क यात्रा शुरू करेंगे और इस दौरान वो लोगों से मुलाकात करेंगे और उनका समर्थन बटोरेंगे। दिल्ली में नई सरकार के गठन से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है। खड़गे जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की गारंटियां पेश की, जिनमें स्टेटहुड का हक, महिला सम्मान हमारा हक, अच्छी सेहत हमारा हक,
कश्मीरी पंडितों का हक, ओबीसी का हक, हमारी नौकरी हमारा हक और हमारा अनाज हमारा हक शामिल हैं। खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर निर्भर है, इसलिए यहां के टूरिज्म को बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों का जीवन और अच्छा हो सके। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा जुमले बनाते हैं और उन्हीं पर वोट मांगते हैं। अमित शाह प्रचार के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमले थे। बीजेपी कह रही है कि 5 लाख नौकरियां देंगे। ऐसे में सवाल है कि आप तो सरकार में हैं तो फिर नौकरी क्यों नहीं दी? कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश और जनता के लिए काम करती आई है। जम्मू कश्मीर में 35% बेरोजगारी है और 65% सरकारी पद यहां खाली हैं। बीजेपी के पास बहुत समय था, उनके एलजी के पास पावर भी थी, लेकिन उन्होंने खाली पद नहीं भरे। पहले यहां लोगों को 11 किलो अनाज मिलता था, बीजेपी ने उसे कम करके 5 किलो कर दिया। कांग्रेस सरकार में आते ही खाली पदों को भरेगी और 11 किलो राशन देगी। खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मोदी के ही मंत्री ने पीएम को निशाने पर ले लिया। गडकरी ने पीएम मोदी को अच्छे राजा के गुण बताए, साथ ही नसीहत भी दे दी है, जिससे बीजेपी हाईकमान में खलबली मच गई है। तो क्या कुछ कहा गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान से एक बार फिर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने संकेतों में नरेंद्र मोदी को अच्छे राजा के गुण बताए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो कम से कम वैसे तो नहीं होते जैसे कि पीएम मोदी हैं, उनसे बेहतर होते। उन्होंने आगे कहा कि राजा को अपनी आलोचना झेलने की आदत होनी चाहिए। उसे आलोचकों को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि आलोचना क्यों हो रही है। उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया। सवाल उठने लगे कि आखिर नितिन गडकरी का निशाना किस तरफ था। उनके बयान के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। कहा यह जा रहा है कि गडकरी का निशाना पीएम मोदी पर था, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को राजा ही माना जाता है। गडकरी पुणे में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे। शासक को अपने खिलाफ सबसे मजबूत राय को भी सहन करना पड़ता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शासकों को अपनी आलोचना पर विचार करना चाहिए और उन पर काम भी करना चाहिए। किसी को अपनी खामियां पहचानने के लिए हमेशा आलोचकों से घिरे रहने की जरूरत होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो गलत है। यहाँ तक कि आलोचकों की आवाज जिस तरह से दबाई जाती है, गडकरी ने उस पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने मीडिया को भी नसीहत दे दी कि जो सच है वो दिखाओ। गडकरी के बयान के बाद से बीजेपी और एनडीए में खलबली मच गई है। नितिन गडकरी के बयान ने बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा दी है, तो नीतीश कुमार के तेवरों ने भी बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे नीतीश ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में बिहार से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की समीक्षा की गई। विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन इस विभाग के मंत्री को ही नहीं बुलाया। बिहार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। सिन्हा नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम भी है। नीतीश ने विभाग के मंत्री को तो नहीं बुलाया, लेकिन राज्यसभा सदस्य और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जरूर न्योता दिया गया और झा इस बैठक में शामिल भी हुए। बीजेपी के किसी सांसद या केंद्रीय मंत्री को बैठक का न्योता नहीं मिला, जिसके बाद कयास लगने लगे कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। इसे लेकर आरजेडी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। दोनों उप मुख्यमंत्री को एक्सप्रेसवे और हाईवे की समीक्षा बैठक में नहीं पूछा गया। बीजेपी कितनी मजबूर है कि बैठक में बुलाया नहीं जाता है। बैठक में विभागीय मंत्री नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने से थाली छीन ली है। बीजेपी हर चीज को सहन कर रही है। 3 नंबर की पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी को आईना दिखा रही है। बिहार में बीजेपी की कोई हैसियत 3 नंबर पार्टी के सामने नहीं है। नीतीश ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, तो वहीं हरियाणा में जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया, जहां बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी मुश्किल में आ गई है, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावों के बीच बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर के पास से 50 लाख कैश बरामद हुआ है। इस खबर के सामने आते ही सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 युवक सवार थे, जिनमें से एक जींद के बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा का ड्राइवर हैप्पी है और दूसरा उनका करीबी कालू उर्फ सुरेंद्र आहूजा है।
दोनों नोएडा से कैश लेकर आ रहे थे। हालांकि पकड़े जाने पर ड्राइवर का दावा है कि वो ये पैसे प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन इसके कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने कैश जब्त कर लिया है। पुलिस ने कार से नोटों की 20 गड्डी बरामद की है और हर गड्डी में 500 रुपए के 500 नोट थे। दरअसल आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि बिना प्रूफ के ले जाने पर रोक लगी हुई है। और क्योंकि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ये मामला कई तरह की चर्चाओं को हवा दे देता है। कहा यह जा रहा है कि ये पैसे चुनाव में इस्तेमाल किए जाने थे, यानी बीजेपी प्रत्याशी पैसों के जोर पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में इनकम टैक्स विभाग आगे की जांच करेगा। फिलहाल पुलिस ने ये रुपए ट्रेजरी में जमा करवा दिए हैं। बता दें कि अब तक बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि क्या हार के डर से बीजेपी इस तरह के हथकंडे भी अपनाने में जुटी हुई है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एनडीए के सहयोगी दलों में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो बीजेपी के नेताओं ने भी अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। वहीं शरद गुट ने भी अजीत गुट को झटका देने की तैयारी कर ली है। तो कैसे मुश्किलों से घिरा एनडीए, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में उफान है। जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लग गया है, तो अजित गुट की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी के 2 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ दी है। नांदेड़ से बीजेपी के पूर्व सांसद और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण के करीबी भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, उनकी बहन डॉक्टर मीनल पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का भी दावा है कि खतगांवकर की वापसी से पार्टी को नांदेड़ जिले के विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, जो मराठवाड़ा क्षेत्र में चव्हाण का गृह क्षेत्र है। इस दलबदल को चव्हाण के लिए बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं शरद पवार गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एनसीपी के दोनों गुटों के लिए अलग चुनाव चिन्ह की मांग की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख भी तय कर दी है। बता दें कि शरद गुट ने अजित गुट के खिलाफ पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अजित गुट को असली एनसीपी बताया गया है। आयोग ने यहां तक कि एनसीपी का असली चिन्ह घड़ी भी अजित गुट को ही आवंटित कर दिया था। देखा जाए तो शरद गुट ने साफ कर दिया है कि वो अपना नाम और निशान लेकर रहेंगे और जब तक ये हो नहीं जाता तब तक अजित गुट को भी उनके चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बहरहाल अब कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है वो तो सुनवाई के बाद ही तय होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। किस्मत से बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि वहाँ उनके करने के लिए ऐसा बहुत कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि दिल्ली के एलजी की रिजेक्ट की हुई ढेर सारी फाइलें जिनको उनको संभालना और करीने से रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।